समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एक रूपता लाने का प्रयास किया है। संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित जो हमारी अनुसूचित जनजातियां हैं, इसको इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे उन जनजातियों का और उनके रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। इस संहिता में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि विवाह केवल और केवल एक पुरुष व एक महिला के मध्य ही हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जहां एक और इस संहिता के द्वारा हम अपनी माताओं, बहनों को, बेटियों को, बुजुर्गों को, बच्चों को और समाज में ऐसे अनेक लोग जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं, उनको अधिकार दिला पाएंगे। उनके साथ होने वाले किसी भी प्रकार के अन्याय और भेदभाव को समाप्त कर पाएंगे। इसलिए हमने ये यूसीसी इसको लाने का, इसको विधेयक के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का साहस किया है। इसीलिए हमने कदम आगे बढ़ाए हैं। और यूसीसी की जो रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय सदन में आई है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में हमने समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एक रूपता लाने का प्रयास किया है। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित जो हमारी अनुसूचित जनजातियां हैं, इसको इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे उन जनजातियों का और उनके रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। और कमेटी ने जब माड़ा गांव से ये काम शुरू किया था और अनेक स्थानों पर चक्राता हो या धारचूला हो या खटीमा हो, नानकमता, खटीमा, सितारगंज, अनेक स्थानों पर जब जनजाति समाज के बीच में कमेटी गई थी, तो कमेटी ने भी उनसे कहा था कि हम सुधार की ओर हम भी आगे बढ़ रहे हैं, हमें इसमें और समय भी देना चाहिए। तो मैं इसमें कोई बहस में नहीं जाना चाहता। मैं सदन के समक्ष, चूँकि हम लोगों ने हमेशा ये सोचा है कि जो प्रदेश के हित में, समाज के हित में हो, उस काम को आगे बढ़ाएंगे, किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उस काम को नहीं करेंगे। तो जनजातियों के हित में हमने एक कदम उठाया कि उनको जो अनुच्छेद 342 में भारत का संविधान जो उनको सुविधाएं देता है या उनको जो संरक्षण देता है, उसके अनुरूप ही ये कमेटी ने आगे बढ़ने का काम किया है। और इस संहिता में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि विवाह केवल और केवल एक पुरुष व एक महिला के मध्य ही हो सकता है। ऐसा करके हमने समाज को स्पष्टता देने का प्रयास किया है और अपने देश की जो संस्कृति है उसको बचाने का काम भी किया है। उसमें आप सब लोग, मैं जानता हूं अन्य प्रश्न भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम जब विस्तार से अध्ययन करेंगे, माननीय उच्चतम न्यायालय के जो आए हुए निर्णय हैं, उन निर्णयों पर अब जब हम बात करेंगे तो स्पष्टता आ जाएगी। मैं जानता हूं कि कई बार आप सबके मन में जिज्ञासा जरूर हो रही होगी जब मैं ये बात कर रहा हूं। तो संहिता में सभी प्रकार के जो बच्चे हैं, उनके अधिकारों व उनके संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। चाहे वो बच्चे जायज रिश्तों के आधार पर पैदा हुए हैं या अन्य रिश्तों के चलते हुए हों, गोद लिए हुए बच्चे हों या सरोगेसी के माध्यम से जन्म लिए बच्चे हों या टेस्ट ट्यूब माध्यम से जन्म लेने वाले बच्चे हों। संहिता में जो संपत्ति है उसका अर्थ सभी प्रकार की संपत्तियों से है, चाहे वो चल हो, अचल हो, मूर्त हो, अमूर्त संपत्ति हो, पैतृक व स्ववर्जित संपत्ति या फिर अन्य प्रकार की जो संपत्ति हो, उन सभी से इसका तात्पर्य है। वर्तमान में जो विवाह विच्छेद से संबंधित बहुत सारी बच्चों को उनको सूटकेसों में ठूस के जब उनके टुकड़े करके रख दिया जाता है कई मामलों में, तो ऐसे मामलों में इस पर रोक लगेगी। कुल मिलाकर ये देखा जाए तो हमारी सरकार ने इस संहिता में लिव इन रिलेशनशिप को एक संतुलित एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से अपनाने का प्रयास किया है। ऐसे सभी प्रावधान जो भी हमारी सब पीढ़ियों के लिए अच्छे हो सकते हैं, उसको लागू करने का काम हमने इस समान नागरिक संहिता में किया है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।